नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी कॉमन हिंदी और पीजीटी कॉमन हिंदी पर यह हमारी 4th वीडियो रहेगी। इससे पहले अगर आपने 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि उन वीडियोज़ में मैंने जो भी टॉपिक कराए हैं उनको डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश की है। कई बार क्यूरियोसिटी रहती है कि ये क्या होता है, ये ऑप्शंस जो हैं इसमें हमारे पास ये क्यों नहीं रहे, तो विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वो सारी चीज़ें समझाई हैं। कोशिश यही है कि आपको सिर्फ रट्टा ना मरवाया जाए, आपको वो चीज़ समझा कर बताई जाए, ताकि अगर कभी आगामी पेपरों में वो रिपीट हो तो तुरंत आपको उसमें आंसर पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है प्रोवाइड कराया जाए, ना केवल हिंदी में, मैंने इंग्लिश में भी वीडियोस बनाई हैं जो कॉमन पेपर की 15 नंबर की आएंगी, और मेन पेपर से भी मैं लगी हुई हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं मेन पेपर से भी वीडियोस बना रही हूँ इंग्लिश में। ठीक है, और हरियाणा जी के जो प्रीवियस पेपर्स में आई हुई हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ, उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो काइंडली वो वीडियोस देखिए, आप उससे अपने लेवल को जस्टिफाई कर पाएंगे कि कहाँ आप स्टैंड करते हो और आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कि यानी कि कौन सा जोड़ा, युग्म क्या होता है, जोड़ा आपस में मैच नहीं करता। तो ताड़न जात जो होते हैं ड और ढ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईशत स्पृष्ट जो है हमारे पास य और वो रहते हैं, जिसमें जो वाणी है वो कहीं थोड़ी सी दबी हुई जो है यूज़ होती है। ठीक है, ज़्यादा मुंह नहीं खुलता है। विवरित के अंदर हमारे पास ये वर्ड नहीं आते हैं, विवरित के अंदर हमारे पास होता है जिसमें मुंह खुला रहता है, और ज़्यादातर ये स्वर के लिए ही यूज़ होता है। वर्ण में हमारे पास कभी भी इस तरीके से कोई भी वर्ण नहीं बोला जा रहा है व्यंजन में, जो आ के तरीके से बोला जाएगा, आ। ठीक है, आ पे अगर चंद्र बिंदु लगती है, कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है आ, और आ में जो है क्या रहता है, मुंह खुला रहता है, तो इसलिए हमारे पास वो विवरित होते हैं। अब इसमें ये तो है नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, युग्म सुमेलित नहीं हुआ। और ईशद विपरीत जो है वो भी ठीक है, श और श रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, समास के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। अब देखो, बहुत ही अच्छी बात इसके अंदर बताई हुई है, बिल्कुल अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी। समास में विग्रह वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह व अव्यादि का लोप करने के उपरांत शेष रहे दोनों पदों के मध्य संधि की जा सकती है। क्या कहना चाह रहा है कि दो शब्द है, जैसे कि हमारे पास राम और भक्ति, तो हम कहते हैं कि राम की भक्ति, तो राम की भक्ति में मैंने क्या किया, इसको की क्या है, विभक्ति चिन्ह है, इसको पूरी तरह से विलोप कर दिया। ठीक है, अब इसका जब लोप हो जाता है तो दो शब्द मिल गए आपस में, राम और भक्ति दोनों मिल गए ना, तो ये क्या बन गया, एक नई संधि बन गई, तो ये हमारे पास करेक्ट जा रहा है। हिंदी भाषा में समासों का प्रचलन सरल अभिव्यक्ति व भाषिक सौंदर्य की अभिवृद्धि के निमित्त किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास समास जो है हिंदी भाषा में क्यों यूज़ किए जाते हैं, कोई वैसे तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कि सरल अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ताकि वो जो भी सेंटेंस बने, जो भी वाक्य बने, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ना बने। ठीक है, समझ में आए, हमें सरल अभिव्यक्ति हो जाती है। एक रहता है कि भाषिक सौंदर्य, भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमारे पास ये भी करेक्ट हो जाएगा। पदों की प्रधानता व अप्रधानता के आधार पर समास के मुख्य रूप से 6 भेद किए गए हैं, ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम, समास के तो 6 भेद होते हैं, हमने पढ़े हैं, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, ठीक है, आपका द्विगु हो गया, ठीक है, कर्मधारय हो गया, तो ये तो 6 हो गए, लेकिन आप कैसे कह रहे हो कि ये गलत हो गया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रधानता के आधार पर, प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर जो पद होते हैं, जैसे कह देते हैं ना कि पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, या अन्य पद प्रधान है, तो उसमें हमारे पास क्या रहता है कि प्रधानता के आधार पर पदों की हम सिर्फ 4 भागों में समास को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 काइंड्स होते हैं इसके, और वो कौन कौन से रहेंगे, पहला जैसे कि अव्ययी भाव कह देते हैं, दूसरा तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, तीसरा द्वंद्व हो जाएगा, और चौथा जो है वो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास रहेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अव्यय में प्रधान होता है, अव्ययी भाव में अव्यय प्रधान होता है, पहला पद प्रधान हो जाता है, तत्पुरुष में हमारे पास दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना है, तभी आप जो है ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे वो सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
नेक्स्ट क्या है कि तत्पुरुष का ही भेद भेद कर्मधारय है तथा कर्मधारय का ही भेद क्या है, द्विगु है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा, अब देखो ये वाला तत्पुरुष का ही भेद होता है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद होता है द्विगु, ये तो करेक्ट है। तो ये बात अब ध्यान रखनी है, नेक्स्ट पेपर्स में इनमें से कोई भी अगर रिपीट हो जाता है तो आप इजीली उसको टिक कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द कृतवाचक त्रिच प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है, यानी कि ता प्रत्यय नहीं लगा है। हम नीचे से शुरू करते हैं इसको, इधर से विद्वत्ता। देखो विद्व प्लस ता, तो ये हमारे पास क्या हो गया, विद्वत्ता। व्याख्या प्लस ता, व्याख्याता। प्र प्लस दा प्लस ता, प्रदाता। और रचयिता जो है वो हमारे पास क्या है, एक खुद अपने आप में कंप्लीट शब्द है, रचना करने वाला। ठीक है, तो अपने आप में ये पूरा शब्द हो जाएगा जिसके हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी प्रत्यय नहीं लगा सकते, अलग नहीं कर सकते, इसलिए क्या रहेगा, अलग रहेगा, ता प्रत्यय वाला शब्द नहीं रहेगा। संधि नियमानुसार प्रथम पद के अंतिम वर्ण मैं का योग, जैसे मैं ले लिया हमने, और क से भ तक, यानी कि उसके साथ में क से भ तक कोई भी व्यंजन हमारे पास आ सकता है, क से भ तक, तो उसमें मैं अंतिम पद के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बनेगा। जैसे कि हमारे पास क्या ले लिया, च छ ज झ ण ले लिया, तो च इसके साथ जुड़ रहा है मैं और च, लेकिन जब जुड़ेगा तो अण जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, शब्द वर्ण जो है वो जुड़ जाएगा। जैसे कि इसने लिया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, हरिद्यंगम, हरिद्यंगम, तो क्या लिखेंगे हम इसको, अगर इसका विग्रह करेंगे तो हरिद्यम प्लस गम, हरिद्य प्लस गम, तो क ख ग घ ञ, तो ये देखो यहाँ पे क ख घ ग ण ऐसे होता है ना, ये वाला होता है ना, तो हमने क्या किया, म आया हुआ था, म के साथ ग आ गया, तो क से लेकर भ तक ही तो आता है ना ये ग। अब जब इसके साथ ये मिलेगा तो क की लाइन में आता है ना, ये क की लाइन में लास्ट वर्ड पांचवा कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये देखो ये बन गया ना, इधर ये बीच में आ गया कि नहीं आ गया, ये वाली बात बता रखी थी, इसमें पूरी की ये संधि हो गई हमारे पास, क्या हो गई, पूरी एक संधि हो गई। ठीक है, और ये कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। अब देखो नेक्स्ट वाला देखो, अकिंचन, अकिंचन में क्या रहा, अकिम प्लस चन। अब देखो म और च दोनों आपस में मिल रहे हैं, अब इसने बोला था कि म आ जाए यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाए, क से भ तक कोई भी शब्द वर्ण आ जाए, शब्द निकल जाता है, कोई भी वर्ण आ जाए। तो देखो च उन्हीं के बीच में से आ रहा है, तो च किस में लाइन में आया, च छ ज झ इ, तो इ क्या रहता है, देखो इसका लास्ट रहता है ना, तो इ लास्ट रहता है, तो इसके बीच में इ आ गया कि नहीं आ गया, पांचवा शब्द होता है ना, पांचवा वर्ण होता है इसका, तो पांचवा वर्ण हमने ले लेना है इसके अंदर। दिनांग, दिनांग में तो दिक् प्लस नाग है, क्या है, दिक् प्लस नाग। अब ये क नहीं, क है यहाँ पे, म नहीं है, हमारी बात क्या हुई थी, म की हुई थी, अंतिम वर्ण म होना चाहिए, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा अलग से निकल आया, जो उसके तहत नहीं बनाए गए हैं। और दिवंगत की बात करें तो दिवंगत में भी हमारे पास क्या रहेगा, दिवम प्लस गत, जो हमारे पास हरिद्यम प्लस गम बन रहा था वो बिल्कुल सेम हो जाएगा इसका, म और ग, तो इसका हमारे पास लास्ट जो रहता है पांचवा वर्ण क्या रहता है, ये रहता है, इसको जो भी बोले हैं आप, ग। ठीक है, तो ये हमारे पास दिवंगत बन गया। तो इस तरीके से ये तीन बन गए हमारे पास, इस रूल्स के फॉलो कर रहे हैं जो, लेकिन जो दिनांग था वो फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए हमारे पास ये ऑड वन आउट बाहर निकल गया। संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, सरल वाक्य बताना है हमें जो नहीं है। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं, अपने आप में कंप्लीट है सेंटेंस, ना कोई अलग से इसने कंजक्शन ऐड करी है कि और है या वह है, ठीक है, ना ही इसने कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करी है, उसने कहा था कि अगर ऐसा होता कि, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी ने मुझसे कहा कि वह बहुत बीमार है, अब देखो इसमें आ गया ना, पिताजी ने मुझसे कहा, एक शब्द एक हो गया, वे बहुत बीमार हैं, ये दो हो गए, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह काम कर रहा है, तो ये सरल वाक्य नहीं है, हमारा आंसर हमें मिल गया, लेकिन दोनों को भी पढ़ लेंगे। स्वागतार्थ, स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, ये सिंपल है, सभी आंदोलनकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऑप्शन हो गया बी जो हमारे पास करेक्ट है, सरल वाक्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो है लास्ट वीडियो में भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, इसका मतलब वो प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है, तो वर्णागम संधि क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ।
वर्णागम यानी कि जब दो हमारे पास क्या करते हैं, संधि हो रही होती है तो एक वर्ण जो होता है उसके अंदर अपने आप ऐड हो जाता है। जैसे कि आच्छादित में हो रहा है आ प्लस छादित, तो इसमें क्या हो गया, च जो है आगम हो गया। परिष्क्रिया, परिष्क्रिया में क्या हो गया, परि प्लस क्रिया, ठीक है, परि प्लस क्रिया, लेकिन श क्या हो गया, आगम हो गया। च को इसको ऐसे लिख लेंगे ना, हलंत लगा करके, वो आधा होता है, श को आधा लिख लिया। प्रतिष्ठान, प्रति प्लस स्थान, मैंने ये लिखा प्रति प्लस स्थान, लेकिन ये तो क्या कर रहा है, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान बना रहा है, तो ये व्यंजन संधि बना रहा है, व्यंजन संधि, लेकिन इसमें तो श जो था इसका बना है, आगम नहीं हुआ है इसका, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका ओड वन आउट हो जाएगा। संस्कृत, संस्कृत में क्या रहा, सम प्लस कृत, तो इसमें क्या रहा, स जो था वो क्या हो गया, आगम हो गया, आधा स दोबारा निकल आया ना उसमें, क्योंकि बिंदु तो ऊपर म की तो बनी हुई है और कृत अलग से है ही, तो आधा स आगम है, तो इसलिए हमारे पास डी, बी और ए तो आगम वर्णागम संधि से बने हुए हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान हमारे पास क्या है, आगम संधि से निर्मित शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जो आंखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है। आंखों से परे, देखो दर्शनीय, दर्शनीय का मतलब क्या होता है, देखने योग्य, ठीक है। और इंद्रियातीत, इंद्रियातीत का मतलब क्या होता है, जिसको इंद्रियों से ज्ञान न हो, ठीक है, जिसको इंद्रियों से ज्ञान ना हो, नॉट प्रेडिक्टेड, जिसे आने वाले समय को हम जैसे अपनी इंद्रियों से जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, तो वो इंद्रियातीत हो जाएगा। अकथनीय, जो कहा ना जा सके, और परोक्ष क्या होता है, जिसको देखा ना जा सके, इसका मतलब क्या हो गया, जो आंखों से परे है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए जिसकी वर्तनी सही है, यानी कि जो सही लिखा हुआ है। स्पेलिंग, अब हमारे पास हिंदी है और हिंदी में स्पेलिंग ना पूछे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी तरीके से आप इंग्लिश में मान के चलिए, इंग्लिश में जब हम कर रहे होते हैं कॉमन इंग्लिश के लिए, तो एक स्पेलिंग का क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो चीज़ें सेम रहती हैं, आपको जज करना है, और आप जो होते हैं सबसे बड़े जज होते हैं। अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपकी सिक्स्थ सेंस ये कहती है ना कि ये क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब आप वहाँ पे बहुत अच्छे से उसको जज कर पा रहे हो पेपर को, और आपकी वो सिक्स्थ सेंस बोल देती है वहाँ पे। तो उसी तरीके से आपने जो है एनालाइज करना है पेपर को, ठीक है, जो भी हम प्रीवियस पेपर्स पढ़ते हैं। देखिए सौंदर्यता, सौंदर्यता नहीं होता है, क्या होता है, सुंदरता होता है। अगर हम कहते हैं कि सुंदरता है तो ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे सौंदर्य में तो सौंदर्य लिखा जाएगा, सौंदर्यता नहीं लिखा जाता, ठीक है, तो ये हमारे पास गलत हो गया। पिशाचिनी, पिशाचिनी हमारे पास करेक्ट है, अपने आप पे पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। शूर्पणखा, अब देखो यहाँ पे शूर्पणखा गलत लिखा हुआ है, एक तो सू ऐसे नहीं लिखा जाएगा, शू लिखा जाता है, दुए वाला श आता है। और शूर्पणखा, शूर्पणखा थी, शूर्ण पर्ण, र के ऊपर र नहीं था, अण के ऊपर र नहीं था, किसके ऊपर था, प के नीचे था, शूर्पणखा, ठीक है, तो इस तरीके से को लिखा जाएगा, ये गलत हो गया। गार्हस्थ्य नहीं होता है, गृहस्थ होता है, गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ, ठीक है, तो वो हमारे पास गलत रहेगा, और क्या रह जाएगा, पिशाचिनी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उस सामासिक पद को छांटिए जो कि दो भिन्न भिन्न के मेल से निर्मित है। अब देखो इसके अंदर क्या है, दो शब्द से एक नया शब्द बना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं कि जब दो शब्दों से, जो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस देखी हैं तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द निर्मित है वो हमें बताना है। तो देखिए आरामगाह, आरामगाह दोनों ही क्या हैं, फारसी के शब्द हैं, और दोनों ही जो है जुड़ करके बने हुए हैं, तो फारसी रहा। राष्ट्रपिता, राष्ट्र जो है वो संस्कृत का शब्द है, पिता संस्कृत का है, तो ये राष्ट्रपिता संस्कृत के शब्द रहेंगे। स्नान गृह भी हमारे पास रहेंगे संस्कृत के। देन जिलाधीश, जिलाधीश में जिला के नीचे बिंदु आएगी, ठीक है। जिला जो शब्द है वो अरबी का शब्द है, किसका है, अरबी का। आप जब नेट पे चेक करेंगे ना तो आपको ये कभी फारसी लिखा हुआ मिलेगा, कभी उर्दू लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसको कहेंगे कि ये उर्दू का नहीं, ये फारसी का नहीं, ये अरबी का शब्द है, और
धीश जो रहेगा वो क्या रहेगा, संस्कृत का रहेगा, इसलिए हमारे पास ये क्या बन गया, जो अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाओं से बने हुए हैं वो क्या रहेगा, जिलाधीश रहेगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गिरि का पर्याय नहीं है। गिरि क्या होता है, पहाड़। तो शैलजा जो होती है वो होती है नदी, तो ये तो पहले में ही निकल गया हमारे पास। शैलजा क्या होती है, नदी। महीधर, नग, आद्री, ये जो रहेंगे क्या रहेंगे, गिरि के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। वर्णोच्चारण स्थल की दृष्टि से बेमेल को छांटिए, यानी कि कौन सा वर्ण कौन से मुंह के उच्चारण से निकलता है ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले कंठ नासिका। कंठ नासिका में कौन सा रहता है, ऊंग, अंग। ठीक है, तो ये जो रहेगा हमारे पास कंठ और नासिका, नाक और कंठ दोनों यूज हो रहे हैं। कंठ तालु, ए, तो इसमें हमारे पास कंठ से भी आवाज आ रही है और तालु से हमारी जीभ जो है टच हो रही है, इसलिए हमारे पास ये सही रहेगा। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में देखिए फ, तो इस तरीके से बोला जाएगा फ, तो ये हमारे पास दंतोष्ठ में आ जाता है। दंत और ओष्ठ दोनों ही यूज हो रहे हैं। दंत नासिका, अण, अण में हमारे पास क्या रहेगा, मूर्धा, अण। देखो जब हम टच करते हैं तो ये ऊपर मूर्धा टच होकर के फिर जीभ जो है नीचे एकदम से गिरती है, तो ये क्या रहेगा, मूर्धा रहेगा, तो ये हमारे पास गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब वर्ण उच्चारण का भी टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। पोखर का तत्सम रूप है, पोखर, पोखर का मतलब क्या होता है, पुष्कर। ठीक है, पुष्कर ये रहेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रखर, पोषक और प्रवीण जो हैं इसके नहीं रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं है। इसमें थोड़ा सा आप इसको विग्रह करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। समाधि, समाधि में हमारे पास क्या है, मैं इसको लिख देती हूँ, सम प्लस आ प्लस अधि, तो इसमें दो उपसर्ग आ गए। ठीक है, व्याधि, वी प्लस आ प्लस अधि, ये वाला तो बहुत बार रिपीट हो रहा है भाई, हर जगह देखेंगे आप, टीजीटी में, पीजीटी में, पीआरटी में, ये मिल जाएगा आपको व्याधि। ठीक है, स्वागत भी मिल जाता है आपको मोस्टली। सु प्लस आ प्लस गत, तो स्वागत बन गया। लेकिन जो अध्यापक है उसमें क्या रहेगा, अधि प्लस आपक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक ही उपसर्ग हुआ तो एक उपसर्ग वाला हमारे पास असंगत हो जाएगा, बाकी हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे। किस समस्त पद का विग्रह सम्यक नहीं है, यानी कि जो इसमें करा गया है विग्रह वो उसके साथ नहीं जा रहा है, वो हमें बताना है। अभूतपूर्व, जो पूर्व में नहीं हुआ हो, तो ये कह सकते हो कि आप ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं हिंदी में। अति आवश्यक, आवश्यकता से अधिक होता है, आवश्यकता से परे नहीं, आवश्यकता से अधिक, तो ये हमारे पास गलत हो गया। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से परे, ये ठीक है। ठीक है, निरामिष, आमिष से रहित, ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन जो हो गया वो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का योग हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें हम इसका जब टुकड़े करते हैं तो हर जगह हमें जो है, मैं आपके सामने कर देती हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। कल्पना प्लस इक, काल्पनिक। रसायन प्लस इक, रासायनिक। ठीक है, परिवार प्लस इक, पारिवारिक। तो ये तो हमारे साथ ही सारे सब हो गए, एक जैसे हो गए, तो बच गया कौन सा, हमारे पास पाश्विक बन गया। पाश्विक में क्या है, मैंने जब इसको स्टडी किया था तब मेरे पास इसमें दो तरह के विग्रह निकल के सामने आए थे। एक तो पशु प्लस इक निकल कर आया था, तो वो पाश्विक बन जाता है, पशु प्लस विक। तो उसमें क्या हो गया हमारे पास कि पशु के समान, तो ये इससे अलग है, पशु प्लस विक, विक हम इसमें बोल सकते हैं, पशु प्लस विक, तो इसलिए हमारे पास ये अलग निकल के आया था। ठीक है, और अगर इसका एक और टुकड़ा करें तो वो क्या बनता है, पा प्लस में श्विक। तो मैं तो इसको ऐसे मान के चल रही हूँ कि ये मेरे को सिर्फ इसमें से अलग मिल गया इसलिए मैंने निकाल लिया, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा था मेरे हिसाब से। मैंने पारिवारिक, रासायनिक और काल्पनिक को जो स्टडी किया, तीनों चारों ऑप्शंस को देखा, तो ये ऑप्शंस के लिए मैं श्योर हो गई थी, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से भी आप कई बार जब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो ऐसे भी अपने आंसर्स निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली आंसर ही तो निकालना है हमें, वहाँ हमें कोई ऐसे थोड़ी बताना है कि आंसर निकला कैसे,
ठीक है। तो वो चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए कि ओड वन आउट निकालना है, जो उसका अलग से निकल रहा हो, तो उसी तरीके से हमें अपना आंसर मिल जाना चाहिए। तो ये थे हमारे पास कॉमन हिंदी के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स के थे। पूरा एक पेपर मैंने उठाया था आपके लिए। तो कैसी लगी आपको वीडियोस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपका प्यार, आपका सानिध्य बहुत मिल रहा है। आप बहुत बार बोलते भी हैं बच्चे, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दोज कमेंट्स। तो ठीक है, आवाज़ अच्छी है तो आप मुझसे मिलेंगे तो शायद आपकी और भी धारणा अच्छी हो जाए कि मैम आप भी अच्छे हैं। आई होप सो। ठीक है, तो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, ताकि 18-19 का जो एग्ज़ाम है उससे पहले वीडियोस जो हैं बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाएँ, बहुत सारे लोग स्टडी कर पाएँ। सबका भला होगा। धन्यवाद मधु की पाठशाला से जुड़ने के लिए।